दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे हमने फ्राइडे को मामूली सी गिरावट देखी, लेकिन अब मंडे की जो संभावना बन रही है वो बहुत बड़ी गिरावट की बन रही है। इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और ऐसे में जिस तरह से डाउ जोन क्रैश कर गया है, क्या आने वाले समय में मंडे को हमारे बाजार में भी गिरावट हो सकती है और क्या इस गिरावट का नुकसान विप्रो को भुगतना पड़ सकता है? क्या विप्रो में बड़ी गिरावट हो सकती है या फिर इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो विप्रो में बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। पिछले एक साल से स्टॉक लगातार गिर रहा है। 740 की जो इसकी हाई थी वहाँ से आप देख सकते हो 380 के आसपास आया, नहीं लगभग देखें तो आधा कीमत इसकी हुई थी। अब ये 400 के आसपास है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय विप्रो में शानदार तेज़ी बन सकती है? वैसे जल्दी ही हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी होगा विप्रो का, कैसी संभावना बनेगी इस रिजल्ट में वो भी जानने की कोशिश करेंगे और पिछली इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है। सबसे शानदार विप्रो ने ही बोनस दिया है स्टॉक मार्केट में, ऐसे में निवेश किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन। आप देख सकते हो डाउ जोन्स फिलहाल 29,296 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 630 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। 2.11% गिरा है डाउ जोन्स। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,639 के स्तर पर करीब 2.80% की बड़ी गिरावट हुई। और नेस्डेक कंपोजिट की बात करें अगर तो 10,652 के स्तर पर 3.80% की बहुत बड़ी गिरावट हुई, यानी लगभग 4% टूटा। एक तरह से देखें तो पूरा क्रैश कर गया नेस्डेक। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1702 के स्तर पर 2.87% की गिरावट थी। तो जिस तरह से ये भयंकर गिरावट है उससे एक तो बात समझ में आ रही है कि मंडे को हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट के साथ में शुरुआत हो सकती है। और ये गिरावट कहाँ पे जाके रुकेगी ये देखने वाली बात है। क्या बाजार रिकवर कर जाएगा? यहाँ पे बाजार के लिए दूसरी चिंताजनक जो बात है वो है हमारा इंडियन रुपीज, जो डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से गिरते हुए 82.82 पर आ गया। ये ऑल टाइम लो है और बहुत नीचे गिर रहा है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से गिरावट की रफ्तार जारी है, क्या आने वाले समय में ये 100 भी हो सकता है? क्योंकि जब 80 के आसपास था लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे 80 के आसपास है, क्या 80 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अब तो ये 83 के आसपास आ गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय क्या ये 100 भी हो जाएगा। तो इस वजह से बाजार के सेंटीमेंट भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विप्रो की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 407 के आसपास हुई है। 0.66% की गिरावट थी, बड़ी गिरावट इतनी नहीं थी। यहाँ पे विप्रो की बात करें तो पिछले 2 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो अभी भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 180 के आसपास स्टॉक था 3 अप्रैल 2020 को कोविड काल में। उस हिसाब से तो अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हो जिसने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल अभी 38% का ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, क्योंकि 652 के आसपास स्टॉक था। अब जिसने 6 मंथ पहले निवेश किया है उसको भी फिलहाल 28% का लॉस हो रहा है। 559 के आसपास स्टॉक था, तो लगातार स्टॉक नीचे ही आया है। जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया उसको भी फिलहाल 2.33% की गिरावट देखने को मिल रही है। 417 के आसपास स्टॉक था। लेकिन जिसने 5 डेज पहले इन्वेस्टमेंट किया है उसको फिलहाल 4.47% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निचले लेवल से रिकवर हुआ स्टॉक और कुछ पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन अभी आप देखें तो बाजार में दबाव तो बना हुआ है। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को 27,733 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 0.70% गिरा था निफ्टी आईटी। अब यहाँ पे देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से बाई की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करंट प्राइस के हिसाब से, यानी 405 के आसपास उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और इसका जो टारगेट दिया वो 470 का है। तो HDFC सिक्योरिटीज़ बुलिश है विप्रो को लेकर। दूसरी तरफ अगर आप देखें गोल्डमैन सेच भी सिर्फ IT सेक्टर में से विप्रो को ही पसंद करे, उसकी रेटिंग को अपग्रेड किया, बाकी की रेटिंग को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी IT सेक्टर के लिए प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल रीजन। आप देख सकते हो US में इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसकी वजह से पूरा सेंटीमेंट बिगड़ चुका है। और ऐसे में IT कंपनियां अपने नए एम्प्लॉयज़ जिनको वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी है अब उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम ऐसे 30,000 एम्प्लॉयज़ है IT प्रोफेशनल जो अलग अलग कंपनियों में, जिसमें आप देख सकते हो इन्फोसिस है, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये कंपनियां फिलहाल इनको अब जॉब लेटर नहीं दे रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लगातार इनके मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि और उनका लोड बढ़े। इसे में उनको कहा गया है जितने भी एम्प्लॉयज़ कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आने वाले समय हम आपको जरूर ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक तरह से ये IT सेक्टर के लिए एक बुरा वक्त शुरू हो चुका है और ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है।
दूसरी तरफ बाजार को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है उन इन्वेस्टर के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सेबी ने अब एक नया लॉ बनाया है, यानी आप जिस भी ब्रोकर के साथ में कामकाज करते हैं, कभी भी जब आपकी होल्डिंग आप बेच देते हो उसके बाद जो भी आपका जो अमाउंट होता है वो ब्रोकर के पास ही रहता है। लेकिन अब सेबी चाहती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो पैसा है जो ऑलरेडी आपने जो भी आपके जो स्टॉक है सेल कर दिए है तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो अब सेबी ने ऐसे रूल्स बना दिया है कि हर फ्राइडे को, यानी जो महीने का जो पहला फ्राइडे होगा उस दिन आपके अकाउंट में वो सारा का सारा जो भी आपका फंड है जो यूज नहीं हो रहा है वो आना चाहिए। यानी अब आपके बैंक अकाउंट में वो सारे पैसे आ जाएंगे, न कि स्टॉक ब्रोकर के पास रहेंगे, क्योंकि ब्रोकर कई बार वो उन पैसों को मिसयूज करते हैं, दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में सेबी ने नया लॉ बनाया है, इसके तहत अगर आप देखें तो अब आपके पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही आपने अपनी होल्डिंग बेची है, जो भी आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, न कि ब्रोकर के पास रहेगा। तो एक तरह से ये बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है। कई बार लोग हैं जो माल तो बेच देते हैं लेकिन फिर 2-4 महीने तक वापस खरीदारी नहीं करते, तब तक वो पैसा है वो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर के पास रहता है और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसीलिए इसको रोक लगाई है सेबी ने। यहाँ पे एक बाजार को लेकर और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। जेफरीज ने जो इन्वेस्टमेंट किया पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, उसमें सबसे बड़ा जो उनकी होल्डिंग है वो इंडिया में है, और जेफरीज ने फिलहाल इंडिया के ऊपर भरोसा जताया है, और उनकी जो टोटल उनका जो पोर्टफोलियो उसमें से 40% का इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिर्फ इंडिया के बाजार में किया है, और उनका 27% का इन्वेस्टमेंट चाइना के बाज़ार में। इसके अलावा 11% का जो निवेश है वो ताइवान और कोरिया के बाज़ार में। तो ये आप देख सकते हो कि उनका भरोसा इंडियन बाज़ार में ज़्यादा है, और विश्व की बड़ी जितने भी इन्वेस्टर है वो फिलहाल इंडिया के बाज़ार पे भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पे निवेश भी कर रहे हैं। तो एक तरह से इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर है। जब बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करें इसका मतलब इंडियन मार्केट मजबूत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जल्द ही हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा, 12 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। उसके पहले अगर हम देखें आंकड़े तो काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इनके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2022 में हमने काफ़ी अच्छे आंकड़े देखे। 2018 की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू 54,487 करोड़ रुपये का था। 2019 में वो बढ़ के 59,018 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और 2020 में इनका रेवेन्यू 61,137 करोड़ रुपये तक पहुँचा, और 2021 में इनका रेवेन्यू 61,934 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और 2022 में इनके रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल आया, 79,312 करोड़ रुपये तक पहुँच गया इनका रेवेन्यू। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो एक तरह से मजबूती साबित कर रही है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में इनका टोटल प्रॉफिट 8,002 करोड़ रुपये का था, 2019 में वो बढ़ के 9,220 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2020 में इनका प्रॉफिट 9,768 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2021 आते थे इनका प्रॉफिट 10,855 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2022 में इनका प्रॉफिट 12,237 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन पिछले आप देखें 2 क्वार्टर से यहाँ पे फिर से दबाव बनने लगा है, और ये पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में, सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, और इस वजह से थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ती हुई आपको नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि प्राइस में गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग एक जैसी है। पिछले जून 2021 से 2022 तक 73% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात एफआई की करें तो लगातार उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में उनकी होल्डिंग 9.83% थी, जो कम होते होते देख सकते जून 2022 में 6.95% पर आ गई है। यानी लगातार हर क्वार्टर में आपको एफआई की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। उनको फिलहाल आईटी सेक्टर में भरोसा इस समय नहीं है। अब डीआई की बात करें तो जून 2021 में उनकी होल्डिंग 5.69% की थी। उसके बाद में सितंबर में डीआई ने होल्डिंग को घटाया, नहीं 2.06% कर लिया। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से हम लगातार डीआई की होल्डिंग को बढ़ता हुआ दिख रहे हैं। यानी हमारे जो घरेलू बड़े फंड हाउस है वो भरोसा कर रहे हैं विप्रो के ऊपर। सितंबर 2021 से देखें तो होल्डिंग बढ़ते हुए जून 2022 में 3.46% हो गई है। यानी पिछले 4 क्वार्टर से हम लगातार होल्डिंग को बढ़ता हुआ दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करें तो जून 2021 में 11.11% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल इस जून में बढ़ के करीब 16.36% तक हो गई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग देखें तो वो भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में 0.35% की होल्डिंग थी, तो फिलहाल 0.23% होल्डिंग हो गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग तो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे बड़े फंड हाउस जरूर होल्डिंग को बढ़ा रहे। तो यहाँ पे आप भी निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चलेंगे तो जरूर आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको आईटी सेक्टर में और भी गिरावट की संभावना बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमने बाजार में काफ़ी दबाव देखा है। तो इसलिए आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेना चाहिए। आने वाले समय में डेफिनेटली साल भर के अंदर हमें बोनस की संभावना दिखाई दे रही है। जल्दी कंपनी बोनस भी दे सकती है, तो आपको
बोनस के लिए निवेश जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।